इंडिया इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना वबा के बीच मोदी हुकूमत ने अपना 9वां बजट पेश किया। बजट से लोगों को उम्मीदें थी कि मोदी हुकूमत कुछ बड़ा ऐलान करेगी जिससे नौकरी पेशा अफराद को राहत मिलेगी, लेकिन बजट में इस हवाले से कुछ खास देखने को नहीं मिला। इस बजट में कुछ लोगों को फायदा हासिल होता हुआ दिखा तो कुछ लोगों के हाथ खाली नजर आए। हालांकि कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया, वहीं इंतखाबी रियासतों को भी पेश किए गए बजट से काफी कुछ मिला है। सरकार के जरिए पेश किए गए बजट पर अपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस ने इसे एक खोखले बजट से ताबीर किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने फेक बजट और इसे एंटी पीपल, एंटी फार्मर और एंटी कंट्री बजट करार दिया। वहीं एक हल्के की नजर में यह बजट इंतखाबी रियासतों पर ज्यादा मेहरबान दिखाई देने वाला दिखा। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। प्रभात चंद्र तिवारी साहब जो कि लीडर हैं टीएमसी के, आपका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अश्वनी उपाध्याय साहब जो कि सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले प्रभात चंद्र तिवारी साहब, बजट पर टीएमसी इतनी आग बबूला क्यों है? आखिर टीएमसी को यह क्यों लग रहा है कि एंटी फार्मर, एंटी कंट्री और एक जोक की तरह यह बजट दिख रहा है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, टीएमसी आग बबूला नहीं है। और सना जी मैं बता दूं, कलकत्ता का टेम्परेचर इस समय 11 है, तो तापमान बहुत ठंडा है, मौसम भी सुहाना है, लेकिन बजट ने लोगों के पेट में आग लगा दी है। आपने जो कहा कि आग बबूला है, ये जुमलों का बजट है। इसमें आप देखिए, गरीब तबका के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनकी आधी भागीदारी है देश में, उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। पिछले 8 सालों में जो मोदी सरकार ने बजट पेश किया है, उस बजट में आप देखिए 2021 और 22 का जो बजट आया है, ये बहुत ही दुखदायी बजट है। हम लोगों को बहुत आशा थी कि कोविड के बाद में एक सुंदर सा बजट सीतारमन जी पेश करेंगी और हम लोग जो हैं उस पर कुछ विकास के लिए, कुछ रोजगार के लिए, कुछ शिक्षा के लिए काम करेंगे। लेकिन इस बजट में आप देखिए, रक्षा मंत्रालय के ऊपर में कोई बजट नहीं दिया गया है, जबकि चाइना जो है आपके जमीन पर आक्रमण कर बैठा हुआ है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने भी अपना बजट को नहीं बढ़ाया है। तो ये कैसा बजट है? ये क्या देश का बजट है? ये भारत देश का बजट नहीं हो सकता है। हमने यूपी सरकार के बजट देखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट देखा है, हमारे पश्चिम बंगाल में आशीष मित्रा जी जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करते हैं। ये कितना सुहाना बजट होता है, लेकिन ये जो बजट है, जुमलों की सरकार, जुमला बजट है। अश्वनी उपाध्याय साहब, टीएमसी तो बिल्कुल फ्रंट पर है, उनका कहना है कि जुमला बजट है। अगर सीएम की बात करेंगे, मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा, जिनका कोट मैंने कुछ देर पहले कोट किया शुरुआती दौर में ही, और अब जबकि प्रभात चंद्र साहब हैं, उन्होंने भी कहा है। इससे पहले अगर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर बंगाल के अमित मित्रा, उन्होंने भी इसे फेक बजट कहा, जोक कहा। साथ ही अगर दिगर लीडरान की बात करें, डेरेक ओबरायन जो कि बड़े लीडर हैं टीएमसी के, उन्होंने भी कहा है कि ये आवाम के साथ खिलवाड़ किया गया है, जोक है ये बड़ा। दीदी बहुत परेशान है। परेशान इसलिए है कि मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है पिछले एक महीने से जबकि उनका कोई एक दो बड़ा नेता छोड़ के उनको निकल रहा है। अच्छा, वो जो उनको छोड़ रहे हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में अगर किसी का घर खाली हो रहा है, दूसरे का घर भर रहा है, तो जिसका घर खाली हो रहा है वो परेशान रहेगा, उनको तकलीफ तो रहेगी। दीदी इसलिए भी परेशान है कि जो इस बजट में बंगाल के लिए बहुत बड़ा एक पैकेज का ऐलान हुआ है, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा वहां क्रिएट होने वाला है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला है, सड़क का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला है। शायद दीदी उससे भी परेशान है। दीदी चाहती हैं, जो इसके पहले लेफ्ट करते थे, लेफ्ट के लोगों का यह था कि गरीब को गरीब बनाए रखो और गरीबी हटाओ का नारा देते रहो और उसी गरीबी की आड़ में सत्ता पे बने रहो, खुद अमीर बनते रहो, गरीब को गरीब बना के रखो। लगभग जब दीदी आई थी तो बड़ी आशा थी कि शायद वो बंगाल को बदलेंगी, लेकिन उन्होंने तो इनफैक्ट लेफ्ट से 2 कदम और आगे चली गई। वही अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, वही हिंदू बनाम मुस्लिम, वही लगातार थोथली घोषणाएं और गरीबों के नाम पे केवल सत्ता वो बनी रही, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने बेसिक रूप से कुछ किया नहीं। शायद इसका नतीजा है कि आने वाले चुनाव में उनको, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो दीदी समझ में आ गया, वो कह रही थी यहां बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। सबको पता है हमारे कितने सांसद जीते।
अब वो दोबारा, अब उनको ये समझ में आ गया कि अब वो यहां पे सत्ता से बहुत बुरी तरीके से बेदखल होने वाली हैं। शायद लीडर ऑफ अपोजिशन बनना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शायद अब तो मतलब कांग्रेस और वामपंथियों में और दीदी में इस बात की लड़ाई हो रही है कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा। तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। जहां तक मैं इस बजट पे आता हूं, देखिए ये बजट इस सिचुएशन में 2021 में जहां की एक साल से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है बहुत कम हो चुका है। और ये भारत के पास नहीं, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, यूएस, यूके, सिंगापुर, चाइना जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनका बहुत अच्छा उनका हिसाब किताब चल रहा था, वो भी बुरी तरीके लड़खड़ाए हुए हैं, वो भी माइनस में जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जो प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने बजट जो पेश किया है, मुझे लगता है अपने आप में बहुत फैंटास्टिक बजट है। और यही कारण है कि पॉलिटिकल लोग क्या क्या कहें, मैं उस पर तो निश्चित रूप से हमारे चूंकि विरोधी हैं तो वो तो इसको अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन आप जितने एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, नहीं, लेकिन चाहे जो वो मिडिल इकोनॉमिक क्लास जो तबका है उसके हाथ खाली रहे, वो मायूस ही रहा। बजट पेश कर दिया गया, उसको लग रहा था कि उसके हाथ में भी कुछ आएगा, लेकिन मिडिल क्लास तबके के हाथ कुछ नहीं लगा। साथ ही रोजगार पर आपकी सरकार पर खूब हमले होते रहे, लेकिन इस बजट में रोजगार के मौके को लेकर कोई झलक नहीं दिखाई दी। अश्विनी उपाध्याय साहब। बिल्कुल बिल्कुल सना जी, देखिए ये निश्चित रूप से इस बात की तकलीफ है कि जो मिडिल क्लास से आपका मतलब है जो इनकम टैक्स पेयर है, शायद उनके लिए आप कह रही हैं, तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया। सरकार चाहती है, सरकार ग्रेजुअली इनकम टैक्स में और अच्छी रियायत देना चाहती है, लेकिन चूंकि पिछले एक साल से बिल्कुल मामला ठप पड़ा हुआ है जी। तो सिचुएशन ये था कि किसको खिलाएं किसको बचाएं। ऐसी सिचुएशन में मिडिल क्लास का बिल्कुल वही रखा गया जो पिछले साल था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, कुछ कम नहीं हुआ, ये निश्चित रूप से है। लेकिन आप जरा देखिए, जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, इस सरकार ने इनफैक्ट वास्तव में एक लॉन्ग टर्म विजन लेके इंस्टेंट तुरंत लोक लुभावन चीजें छोड़ के, कहते नहीं लोक लुभावन बातें, केवल लफ्फाजे वो छोड़ के केवल और केवल एक कंक्रीट फाउंडेशन डाला है, ठीक है, जो लगातार डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। देखिए, जब 3 लाख करोड़ सड़कों पे खर्चा होगा, जरा आप समझिए जरा सना जी, मुझे बस 1 मिनट और दीजिए। जब सड़क काफी वक्त दे दिया, रोड एंड कनेक्टिविटी पे खासा फोकस किया है और ये फोकस मगरबी बंगाल पर भी रहेगा। प्रभात चंद्र तिवारी साहब, आपने कुछ देर पहले बजट की खामियों का जिक्र किया। अब सवाल ये उठता है कि कैसा होना चाहिए था बजट, टीएमसी की नजर में बजट कैसा होना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों पर खास तवज्जो दी जानी थी जिन पर मोदी सरकार ने इस बजट में तवज्जो नहीं दी? जी 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 सबसे पहले मैं उपाध्याय जी के बारे में बता दूं कि जो आप रोड की बात कर रहे हैं, 5,111 किलोमीटर, 5,111 किलोमीटर आप वेस्ट बंगाल में बनाने जा रहे हैं, जबकि ममता दीदी की सरकार ने, हमारी सरकार ने पहले से 88,000 किलोमीटर ग्रामों में जो है सड़क बनाई है। और साथ ही साथ हम लोग जो है शहरों में भी काम कर रहे हैं और हमारा जो प्लान है वो कम से कम 6,000 किलोमीटर और बनाने का है। तो आप नया क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप कोई नया काम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार जो है वो कोई नया काम नहीं करी। पश्चिम बंगाल में चाय बागान के लिए उन्होंने पैकेज घोषणा किया है, जबकि हमारी तृणमूल की सरकार ने, ममता दीदी की सरकार ने पहले से चाय बागानों में इलेक्ट्रिक फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया है और अब हम लोग घर भी देने जा रहे हैं उन मजदूरों को। आपको क्या लगता है प्रभात चंद्र तिवारी साहब, जो सारे काम पहले से किए गए हैं जिसको आप गिनवा रहे थे, और अमित मित्रा साहब जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा इस की घोषणा कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जुमला की सरकार है, ये पहले प्रूफ हो चुका है। 2019 में भी जो अभी भाई साहब उपाध्याय जी कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं इसलिए लोग जो है बौखलाए हुए हैं, नहीं, हम लोग बौखलाए हुए नहीं है। मैं बता रहा हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि 100 MLA तैयार है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। 2019 से 2021 2 साल हो गया, अभी 100 का आंकड़ा नहीं पहुंचा है। तो भैया ऐसा जुमला मत मारिए कि जुमला बोलते तो हम लोग भी कहेंगे कि आपके जो 300 MP हैं वो 200 MP जो है एकदम बस आने ही वाले हैं। तो जुमला बोल के नहीं होगा, आप काम करें ना। आप जो MLA उठा के ले जा रहे हैं, जो आप नेता उठा के ले जा रहे हैं, उनके ऊपर में दाग है और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन हो गई है।
वो नहीं, तो जो है दाग है तो तृणमूल आपकी के पार्टी में थे तब नेताओं दागदार को- नहीं थे प्रभात चंद्र मैं राय बता रहा हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, पार्टी में थे तब दागदार नहीं है। भारतीय जनता नहीं थे पार्टी ने तब। कहा कि जो है ये लोग भ्रष्ट है, और जब वहां जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाकर पूरा तो वाश आप हो जा अपने रहे हैं लीडरों को और एकजुट नहीं पूरा रख वाइट पा हो रहे जा हैं, ये तो आपकी जी, मैं कमी बता हुई, रहा हूँ आपके ना। पार्टी की कमी हुई ना फिर। मैं बता रहा हूँ सना जी, इसलिए मैं खैर बता हम रहा हूँ ना मुद्दे कि से जो भटक रहे कह रहे हैं, हैं, मुद्दे से हम भटक रहे नहीं हैं। मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, बजट के बारे में हम बात कर रहे जी। हैं। तो बजट के बारे में आप देखिए कि महिलाओं के लिए क्या किया है। अच्छा, आप बजट में जिनकी बताइए आधी आबादी पांच- है, जिनकी आधी बता आबादी रहे है, हूँ। और उनके ऊपर में क्या किया है। आप देखिए कि रक्षा बजट की जब मैं बात कर रहा हूं, देखिए बहुत बड़ी बात होती है। आप बिल्कुल। कह रहे हैं हम देशभक्त है, राष्ट्रीय भक्त है, हम देश के लिए मरते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर भारतीय नागरिक को देश के लिए मरना चाहिए। हम हर लोग भारतवासी है, चाहे भाजपा वाले हो चाहे तृणमूल वाले हो। लेकिन आपने रक्षा बजट में कहीं भी जिक्र किया है? चाइना आपके जमीन पर आकर बैठ गया है, पाकिस्तान आपको ललकार रहा है, और भी देश जो है तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपने रक्षा बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। तो ऐसा बजट, जुमला वाला बजट जो है, ये हम लोगों ने 8 साल से देखा है और इस बार भी देखा है, और आशा करते हैं कि ये लोग जो 2 साल के लिए और सरकार बची हुई है वो ऐसे ही बजट पेश करेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ 72 स्कीम चल रही है, चाहे कन्याश्री हो, रूपश्री हो, चाहे कि शिक्षाश्री हो, एकाश्री हो। हम लोग जो है हर लोगों के लिए, मतलब यहाँ हम लोग कहते हैं बंगाल में कि हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक 72 स्कीम दे रहे हैं। आप देखिए स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो हेल्थ कार्ड हम लोग बना रहे हैं, 5 लाख का आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा और पूरा फैमिली कवर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमने महिलाओं को हेड ऑफ फैमिली किया है। महिलाओं से ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आज हमारी बहन है, वो हमारे साथ है तो हमारी सदस्य है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो हमारे माँ बाप के साथ साथ अपने ससुराल के जो सास ससुर है उसको भी वो कवर करेगी। तो ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ऐसी नहीं, ये तो अपनी पार्टी की, आपकी पार्टी की तो खूबियां बता रहे हैं आप, जो आपने किया। हम बात बजट पे कर रहे हैं, बजट में आखिर क्या खामियां रही और क्या अच्छाइयां रही। अब बजट जो है, इसका जवाब अश्वनी उपाध्याय साहब से ले लेते हैं। अश्वनी उपाध्याय साहब, एक हल्का ये भी कह रहा है कि जिन जिन रियासतों में इंतखाबात होने वाले, बंगाल, मगरबी बंगाल हो गया, आसाम हो गया, तमिलनाडु हुआ, उस पर खास तवज्जो मरकज की रही है। तो जहां पर इलेक्शन होगा वहां पर सरकार तवज्जो देगी, बाकी रियासतें नजर में नहीं। नहीं सना जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये जो बजट बना है, आपने कई बार पूछा हमारे मित्र से, तिवारी जी से, बस तिवारी जी एक ही बात कह रहे हैं, जुमला की सरकार है, जुमला बजट है, फेक बजट है। नहीं, उन्होंने लेकिन कहा आपके कि बार-बार महिलाओं के लिए पूछने कुछ के नहीं है। बावजूद वो एक जवाब ये नहीं हाँ, दे तो पाए। क्या है हाँ, युवाओं के लिए मैं क्या बता डिफेंस रहा हूँ मिनिस्ट्री क्या है के लिए महिलाओं। बताया कि उसके हाँ, लिए भी बता, कुछ नहीं सबके किया लिए। गया। हाँ बताइए, आप उपाध्याय जी बता दीजिए मुझे ठीक ना, है, मैं सुन जवाब दे रहा बताइए। हूँ। सुन लीजिए जी तिवारी जी, बता रहा हूँ तिवारी जी, बता रहा हूँ। मैं न्यूज 18 के करोड़ों दर्शकों सबको बताना चाहूंगा, पहली बात तो इस सरकार ने जितना महिलाओं के लिए काम किया है, और जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता है कि उनकी बहन बेटियों को बैंक खाते से जोड़ने का काम इसी सरकार ने किया है। जो आपके दर्शक इस समय देख रहे हैं, न्यूज 18 के करोड़ों दर्शक, सबके घर में जो बहन बेटियों का बैंक खाता हमारी मोदी सरकार ने खोला है। सबको जो गैस सिलेंडर दिया है मोदी सरकार ने दिया है। सबको जो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया हमारी सरकार ने दिया है। न्यूज 18 के जितने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, सबको जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड दिया है कि 5 लाख रुपए का इलाज कराएं, वो बहन बेटियां अपनी इलाज कराएं, वो भी हमारी सरकार ने दिया है। उसमें तो कार्ड एक के लिए भी तरीके से पैसा हमारी लगता है, सरकार ने कार्ड बहनों को भी दिया, बेटियों को भी दिया, पुरुषों को भी दिया, बेटों को भी दिया, चाचा को भी दिया, भतीजा को भी। तिवारी जी मैं सुन रहा था, प्लीज। तो सना जी बात यह है कि बंगाल में देखिए जितने जो हाईवे के प्रोजेक्ट दिए गए, क्योंकि इसके पहले आप ये देखिए हमारी सरकार के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 की अच्छा, अश्वनी उपाध्याय साहब, मगरबी बंगाल सरकार आपसे आखिर क्यों सवाल ना करे? जब अम्फान तूफान आया था तो बहुत तबाही मचाई थी, उस वक्त मदद की गुहार लगाई थी मगरबी बंगाल सरकार ने, लेकिन मगरबी बंगाल सरकार ने इल्जाम लगाया था कि आपने उस वक्त उनकी मदद नहीं की थी, और अब जब चुनाव है तो आप उनकी तरफ वो तमाम चीजें लेकर आए जो पहले से काम हुआ है, ऐसा टीएमसी कह रही है। एकदम सही बात है। आप देखिए ना, आमफान में हमारे कितने नुकसान। देखिए दीदी क्या कह रही है, मैं आपको सुनिए, मैं आपको दीदी का जवाब देता हूं। तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी बहुत जरूरी बात आपको बता रहा हूं। सना जी बेसिकली जो उपाध्याय होते हैं
यही उपाध्याय बंगाल में बंदोपाध्याय, बनर्जी, मुखोपाध्याय मुखर्जी, चट्टोपाध्याय चटर्जी, गंगोपाध्याय गांगुली कहलाते हैं। तो एक तरीके से हमारा और दीदी का गोत्र भी एक ही है, हम लोग एक ही, हमारा तो गोत्र भी एक ही है। और दीदी की हर एक चाल को मैं समझता हूं। दीदी लगातार दुनिया को दिखाने के लिए कह रही थी कि मैं मदद चाहती हूं। सरकार पूछ रही है, सरकार जबकि नहीं, सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे थे कि किस हेड में कितना पैसा चाहिए बताओ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि हमको मदद दे दो, लेकिन वास्तव में जब मदद दिया जाता है तो उसका एक हेड होता है, उसमें बाकायदा गवर्नमेंट वहां से एक प्रपोजल बना के देती है कि हमको 1000 करोड़ की सड़क बनानी है, हमको 500 करोड़ यहां खर्च करना, हमको 300 करोड़ यहां खर्च करना, एक बाकायदा ड्राफ्ट जाता है। दीदी ने, मैं आपको रिटर्न आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, दीदी ने केवल लोगों को गुमराह किया, रिटर्न में एक भी एप्लीकेशन नहीं भेजा सेंटर को कि हमको इस हेड में इतना पैसा चाहिए। तिवारी जी हमारे साथी बैठे हुए हैं, अगर हैं तो ये बताएं कि दीदी ने किस दिन चिट्ठी लिखा था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दीदी ने केवल प्रोपोगंडा फैलाया, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमको मदद चाहिए। वास्तव में उन्होंने कभी चिट्ठी रिटर्न में लिखा ही नहीं कि हमको इतना पैसा चाहिए, इस हेड के लिए चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरी बात, जहां तक ये कह रहे हैं कि जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं भ्रष्ट है। अरे भैया, अगर आपकी पार्टी के लोग अगर भ्रष्ट थे, जब बीजेपी में आने के बाद भ्रष्ट हो गए, आप जानते थे कि वो भ्रष्ट है, तो आपने उनको पहले निकाल क्यों नहीं दिया? इसका मतलब इतने दिन तक आपकी जो दीदी है वो सारे भ्रष्टाचारियों की कैबिनेट चला रही थी। शुभेंदु अधिकारी हमारे पार्टी में आए तो बीजेपी में भ्रष्ट हो गए, इसका मतलब अभी तक आपकी पार्टी में, और अगर वो भ्रष्ट है तो ममता बनर्जी ने पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री की ड्यूटी होती है कि भ्रष्टाचारियों को बाहर, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे बताइए, जितने लोग बीजेपी में आए हैं उसमें किसके खिलाफ दीदी ने कौन सा एक्शन लिया? आप मुझे एक काम बता दीजिए, किस नेता के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया था, किसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हुई? तिवारी जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जितने लोग बीजेपी में आए हैं उनमें किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई दीदी ने पार्टी में आने से पहले किया था? बेहतर होगा, टॉपिक पर रहे तो बेहतर। मगरबी बंगाल की सियासत पर जब हमारी बातचीत होगी तो आप दोनों को मधु करेंगे। फिलहाल अभी बजट की बात हो रही है। ये इल्जाम लग रहा है बीजेपी पर कि उन्होंने इलेक्शन वाले स्टेट्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, इसका जवाब? पश्चिम बंगाल में देखिए, नहीं, बंगाल के ऊपर सना जी, बंगाल के ऊपर, अरे सवाल हमसे है तिवारी जी, सवाल हमसे है। जल्दी सना जी, बंगाल के ऊपर इसलिए ध्यान देना पड़ा कि 2004 से लेकर 2014 में कांग्रेस की सरकार ने बंगाल में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। बंगाल बिल्कुल बेकार, तबाही के कगार पे आ चुका। बंगाल में इस समय भ्रष्टाचार है, बंगाल में इस समय दलाली है, बंगाल में घूसखोरी है, बंगाल में इस समय मिलावटखोरी चल रही है, बंगाल में इस समय हवाला कारोबार चल रहा है, नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करी चल रही है। अगर बंगाल को सुदृढ़ बनाना है तो निश्चित रूप से सेंट्रल जो कुछ कर सकता करेगा, और अभी बहुत जल्दी वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। हम बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, हवाला मुक्त बनाएंगे, घूसखोरी खत्म करेंगे, जमाखोरी बंगाल से खत्म करेंगे, मिलावटखोरी खत्म करेंगे, कालाबाजारी खत्म करेंगे। आप अश्वनी उपाध्याय को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तमाम जो चीजें हैं, करप्शन से घिरा हुआ है बंगाल, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए एक बड़े बजट की जरूरत है, इसीलिए बीजेपी खास तवज्जो दे रही है मगरबी बंगाल पर, स्टेट पर। जी, मैं वही बता रहा हूं ना कि जो उपाध्याय जी बोल रहे थे, मैं बड़ी ध्यान सुन रहा था। मैं उपाध्याय जी को बता दूं कि भ्रष्ट जो है, आप लोग वॉशिंग मशीन हो गए हैं, और उसमें जो जाता है उसके बाद धुल के बाहर निकल जाता है तो बड़ा साफ सुथरा हो जाता है। ये जो लोग जा रहे हैं इनको टिकट नहीं मिलना था, ये हमारा इंटरनल मैटर है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि दीदी ने कल अनाउंस किया है कि इनको टिकट नहीं मिलना था, इसके लिए ये लोग लाइन लगा के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय ने लास्ट में कह भी दिया कि अब जो है हम नो एंट्री लगा दे रहे हैं, हम सबको देख के सोच के समझ के एंट्री करेंगे। ये हो गई इसकी बात। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि ये जो फंड यूज कर रहे हैं, ये फंड यूज कर रहे हैं, ये अच्छा बजट दे रहे हैं। किसके लिए? जो नेता इनके पार्टी में ज्वाइन कर रहा है उसके लिए एक चार्टर्ड प्लेन भेज रहे हैं, उसके लिए मुहैया सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराई जा रही है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर, जो बेचारे भूखे नंगे अपने महाराष्ट्र से बिहार या कहीं भी, मतलब 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जो पैदल चले, उसके लिए इनके पास ना बस थी ना इनके पास ट्रेन थी। तो भाई साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जुमला की सरकार नहीं है, ये भारत बिगाड़ो सरकार भी है। तो मैं ये बता दूं, इस बजट में कुछ नहीं किया आपने, ना मजदूरों के लिए ना युवाओं के लिए। कहां गया 2 करोड़ रोजगार का मामला? कहां गया? कहां गया आपका कि आप जो है नई शिक्षा नीति देंगे? कहां गया आपका कि रक्षा नीति आप बदलेंगे?
आप भारतीय भारतीय कहते हैं, लेकिन आप बताइए ना रक्षा मंत्रालय पे आपके पास क्या पॉइंट है? रक्षा मंत्रालय पे आपने क्या बजट दिया है? तो भाई साहब ऐसा है कि ये बजट को मैंने स्टडी किया है और मैं उसी बिना पे बोल रहा हूं कि ये बजट जो है जुमला का बजट है और बेकार बजट है, दुखदाई बजट है। ये आम जनता का बजट नहीं हो सकता है। सीतारमण जी ने जो पेश किया है वो बजट आप स्टडी कीजिए और देखिए कि ये आम आदमियों के लिए क्या है। आपने पेट्रोल पे और डीजल पे सेस लगा दिया है। पेट्रोल पे 2.5 रुपया लीटर और डीजल पे 4 रुपया लीटर। अरे भाई साहब, डीजल से बहुत सारे चीज होते हैं। खेती बाड़ी डीजल से, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। डीजल से खेती बाड़ी में काम आता है। डीजल जो है वो सस्ता था, लेकिन आज जो है डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया। तो ये क्या सरकार है? आपने रेल को बेच दिया, आपने भेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, एयर इंडिया बेचने जा रहे हैं। ये सरकार है? भाई साहब, आपके पास में कोई नीति नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जो है सुपर फ्लॉप चल रहे हैं। और ममता बनर्जी की बात मैं करता हूं, सुनिए। तृणमूल सरकार ने 10 साल पूरे कर लिए हैं और हम लोग हैट्रिक करने जा रहे हैं। आप 2-4 दागी भ्रष्टाचार नेताओं को ले जाइए, वॉशिंग मशीन में डालिए, उनको अच्छा बनाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। 294 सीट पर ममता बनर्जी लड़ती है। ये 2-4 जो नेता गए हैं वो नहीं लड़ते हैं। ममता जी का मुख होता है, उनका काम होता है और उस पर हम लड़ते हैं और वोट मांगते हैं और हम इस बार जीतेंगे, हैट्रिक करेंगे, आप देख लीजिए। ठीक है अश्वनी उपाध्याय साहब, बात बजट पर हो रही है और घूमकर बात कहीं ना कहीं सीटों पर और जीत पर भी आ जा रही है। खैर, आपसे सवाल ये कि बार बार सरकार पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिन शोबों पर, जिन सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, इस बजट में उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वो बात रोजगार को लेकर कर ली जाए या फिर बात आप पेट्रोल और डीजल के महंगे होने पर कर लें, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर जिस तरह से अपोजिशन या फिर जो माहिर माशियात हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जब इतना 3 लाख करोड़ की सड़क बनेगी तो उसमें जो गरीब है, जो हमारा मजदूर तबका, उसी को रोजगार मिलेगा। जब रेलवे की लाइन बिछेगी तो उसमें सबको रोजगार मिलेगा। कोई रेलवे की खुदाई करेगा, कोई कुछ सप्लाई करेगा, कोई गिट्टी लाएगा, कोई बालू लाएगा, कोई सीमेंट लाएगा, सबको वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। दूसरा, एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा बजट इस बार रखा गया। हेल्थ के मामले में तो मुझे लगता है ऐतिहासिक बजट है। हेल्थ पे कभी इतना बजट नहीं दिया गया। सड़क के मामले में सबसे ज्यादा बजट इस बार रखा गया है। रेलवे के मामले में सबसे ज्यादा रखा गया। एजुकेशन, हेल्थ और सोशल, जो आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है, जो आदमी को, बुजुर्ग लोगों को सिक्योरिटी होती है, उसमें सबसे अच्छा बजट रखा गया। 75 के बाद वालों को तो इनकम टैक्स देना ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करना है। तो मुझे लगता है ये जो बजट है बहुत ही बैलेंस्ड है। युवाओं के लिए है, मजदूरों के लिए भी इसमें है, किसानों के लिए तो ऐतिहासिक इसमें घोषणाएं हैं। मुझे लगता है एमएसपी जिस तरीके से बढ़ाई गई इस समय, जबकि इनकम नहीं थी सरकार की, इसके बावजूद जिस तरीके से रिकॉर्ड, लेकिन किसानों को तो मायूसी हुई है इस बजट से। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई बजट हो ही नहीं सकता। किसानों को तो मायूसी हुई है इस बजट से। देखिए, ये भी हकीकत है अश्वनी उपाध्याय साहब, उनको इंतजार था कि जो उनका आंदोलन चल रहा है, इस बीच सरकार कुछ न कुछ बड़े ऐलान करेगी ताकि उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रभात चंद्र तिवारी साहब, बजट पर बात हम कर रहे हैं। कोई ऐसी बात जो टीएमसी को अच्छी लगी हो इस बजट में? हेल्थ सेक्टर के हवाले से जो फैसला लिया गया, क्या ये टीएमसी को अच्छा नहीं लगा? आप मुझे बताइए ना। मैं बता रहा हूँ ना, किसानों की जो बात करते हैं, किसान आज जब आपका 4 रुपया डीजल पे बढ़ जाएगा और वो पंप कैसे चलाएगा, अपना सिंचाई कैसे करेगा, वो अपनी लाइफ कैसे चलाएगी, तो ये बताइए ना किसानों के लिए इन्होंने क्या दिया है? किसान तो दुनिया धरने में बैठे हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट उनको क्या मिला है? तो किसानों का बजट नहीं है। सुनिए, और जुमला की सरकार में बता रहा हूँ आपको ना, आप जो बोल रहे हैं कि 1000 किलोमीटर सड़क बनेगा, तो हजारों हजार किलोमीटर सड़क आपने घोषणा की है। 15 लाख का जुमला भी हमको याद है, आपने घोषणा की थी, लेकिन 15 लाख आज तक नहीं आया। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसका असर किस पर होगा सर अश्वनी उपाध्याय साहब? का दाम बढ़ने से ही पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल गाड़ियों में होता है, और गाड़ियां कौन इस्तेमाल करते हैं? कोई ये सिर्फ दिखाने के लिए बजट है, घोषणाएं हैं, जुमले। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 15 लाख का जुमला हमको आज याद है। जल्दी आप अपनी बात कहिए। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। ये जो